नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष में हम भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा को पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रेमाख्यानक परंपरा यानी सूफी काव्य में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करेंगे। तो सूफी काव्य में पाई जाने वाली विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो उभर कर हमारे सामने आती है वे है मुसलमान कवि और मसनवी शैली। इस बात का पुरजोर समर्थन करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। तो शुक्ल जी ने इस बात पर बल दिया है कि इस प्रेमाख्यानक परंपरा के रचयिता मुसलमान कवि हैं और इन्होंने मसनवी शैली में इन्हें लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मसनवी शैली क्या होती है। फारसी में मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ईश्वर वंदना, उसके पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति, उसके पश्चात मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा और फिर शाहे वक्त यानी उस समय का जो शासक है उसकी प्रशंसा की जाती है। उसके पश्चात गुरु महिमा का निरूपण किया जाता है और अंत में कवि अपना परिचय देते हुए अपनी आस्थाओं और धार्मिक विश्वासों की विवेचना करते हुए अपनी कथा वस्तु को विस्तार देता है और यही मसनवी शैली कहलाती है। तो शुक्ल जी का मानना है कि इस प्रेमाख्यानक परंपरा के जो अधिकांश कवि हैं वे मुसलमान हैं और उन्होंने इसी मसनवी शैली का अनुसरण किया है। तो विद्यार्थियों, हम इससे पहले एक वीडियो में इस बात पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि शुक्ल जी ने ये बात उस समय कही थी जब इस परंपरा के केवल 8 ही काव्य ग्रंथ उपलब्ध हुए थे और जिसमें से 6 के रचयिता मुसलमान कवि थे और इसी कारण शुक्ल जी ने ये बात कही थी। किंतु आज हमें जब इस परंपरा के 53 काव्य ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें से 36 के रचयिता हिंदू कवि हैं और हिंदू कवियों ने अपनी काव्य रचना के प्रारंभ में हिंदू देवी देवताओं की स्तुति की है, यानी मसनवी शैली का अनुसरण नहीं किया है। हालांकि जो सूफी मतानुयायी थे, ऐसा भी कहा जाता है कि सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सूफी कवियों ने हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को अपनी कथा वस्तु का आधार बनाया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस बात पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यद्यपि कुछ सूफी कवि सूफी मत का प्रचार प्रसार करने वाले हो सकते हैं, किंतु सभी कवियों को एक ही श्रेणी में रखना संगत या उचित नहीं होगा। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इस प्रेमाख्यानक परंपरा का और जिसका नाम है पद्मावत। जायसी ने स्वयं अपने काव्य में लिखा है, ओ मैं जान कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत में चिन्हा, कि मैंने इस काव्य की रचना इसलिए की है कि शायद इसके आधार पर मैं संसार में पहचाना जाऊं, यानी यश प्राप्ति उनकी काव्य रचना का मूल उद्देश्य रहा है। जहाँ तक बात है कि हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को आधार बनाया गया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भले ही मुसलमान कवि हो या हिंदू कवि हो, सभी ने हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को ही अपनी कथा वस्तु का आधार बनाया है। इस परंपरा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अवधी भाषा में रचित महाकाव्य पद्मावत में भी राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की कथा को प्रस्तुत किया गया है, जो कि हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कथा है। अब दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो प्रेमाख्यानक परंपरा के ग्रंथ हैं ये सभी नायिका प्रधान हैं और नायिका प्रधान होने के कारण इनका नामकरण भी नायिका के आधार पर ही किया गया है और अंत में वती प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे मधुमालती, मृगावती, सत्यवती कथा आदि। अब हम बात करें इनकी कथा वस्तु को लेकर कि कथा वस्तु में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात, इन्होंने प्रेम मूलक आख्यान लिए हैं। हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को अपनी कथा वस्तु का आधार बनाया है और इस लौकिक प्रेम के माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जैसे राजा रत्नसेन और पद्मावती के लौकिक प्रेम के माध्यम से हमें यहाँ आत्मा और परमात्मा के अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी देखने को मिल जाती है। अब दूसरी बात है इनके कथानक को लेकर कि इनके कथानक में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। अब कथानक रूढ़ी क्या होती है विद्यार्थियों? कथानक रूढ़ी से तात्पर्य है जैसे किसी कवि ने किसी घटना या प्रसंग का वर्णन एक पद्धति विशेष से कर दिया है, एक तरीके से किसी घटना को उल्लिखित अपने काव्य में कर दिया है
और कालांतर में अन्य कवि भी बिल्कुल उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए बिल्कुल वैसे ही उस घटना या प्रसंग को अपने काव्य में चित्रित करते हैं, तो यह एक प्रकार की रूढ़ि बन जाती है। और ऐसी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हमें इस प्रेमाख्यानक परंपरा में बहुतायत से देखने को मिलता है। जैसे नायिका के नाम में वती लगा होना, मधुमालती, पद्मावती, मृगावती, सत्यवती आदि। नायिका को किसी द्वीप का निवासिनी बताना, जैसे सिंहल द्वीप, लंक द्वीप आदि। नायक और नायिका का जन्म किसी देवीय शक्ति के प्रभाव से बताना, और नायक और नायिका के मध्य प्रेम का उदय चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन, गुण कथन के माध्यम से बताना। फिर नायक का तपस्वी वेश धारण करके नायिका की खोज में निकलना, नायक और नायिका की प्रथम भेंट मंदिर या किसी पुष्प वाटिका में होना, नायिका के संरक्षक के साथ नायक का संघर्ष होना, अंत में किसी देवी शक्ति की सहायता से नायक को सफलता प्राप्त होना, नायिका की प्राप्ति होना। तो ये सभी कथानक रूढ़ियाँ हमें इस प्रेमाख्यानक परंपरा में जितने भी काव्य लिखे गए हैं सभी में इन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये तो भारतीय कथानक रूढ़ियाँ हैं, इसके साथ ही साथ ईरानी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी हमें इस परंपरा के काव्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे उड़ने वाली राजकुमारियाँ, परियों या अलौकिक शक्तियों का सहयोग प्राप्त होना नायक को, या राजकुमारी द्वारा अपने प्रेमी को गिरफ्तार करवा देना, ऐसी कुछ ईरानी कथानक रूढ़ियाँ हैं जिनका प्रयोग भी हम इस परंपरा के काव्य ग्रंथों में देख सकते हैं। अन्य बात जो इनकी कहानी कथा वस्तु को लेकर है वे ये कि इनकी कथा वस्तु जो है वो प्रबंध काव्य हैं। ये सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं, और इन प्रबंध काव्यों के जो कथा स्रोत हैं वह भारतीय पुराण, इतिहास और अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। और ये जो भी प्रेम कथाओं का इन्होंने चयन किया है, ये हम बात कर ही चुके हैं कि ये सारी एक ही सांचे में ढली प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने इन्हीं कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है, एक प्रकार से ही अपनी कथा को विस्तार दिया है। दूसरी बात इनकी कथानक को लेकर ये है कि इनकी कथानक में कहीं कहीं हमें नीरसता भी दिखाई देने लगती है, क्योंकि इसमें वस्तु वर्णन का आधिक्य है। वस्तु वर्णन के आधिक्य से तात्पर्य है कि मूल कथा के साथ साथ इन्होंने वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री, वस्त्र, आभूषण, इनके जो विविध प्रकार हैं इनका वर्णन बहुतायत से किया है। तो इस वस्तु वर्णन की अत्यधिक प्रधानता के कारण हमें कहीं कहीं नीरसता भी लगने लगती है। पात्रों की अगर हम बात करें तो मानवीय पात्रों के साथ साथ मानवेतर पात्र भी हैं। जैसे हीरामन तोता जो विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह एक प्रमुख मानवेतर पात्र है जो जायसे के पद्मावत में देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुछ काल्पनिक पात्र भी बेजोड़ हैं, जैसे कि पद्मावत की नागमती जो पूर्णतया काल्पनिक पात्र है और फिर भी वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। किंतु जहाँ तक इन पात्रों के चरित्र चित्रण की अगर हम बात करें तो चरित्रांकन की भी एक ही जैसी पद्धति का अनुसरण इस परंपरा के कवियों ने किया है। उसमें जीवन के घात प्रतिघातों का बिल्कुल अभाव है, यानी उतार चढ़ाव देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। नायक को प्राय राजकुमार दिखाया है जो साहसी है, सहृदय है, प्रेमी है, पर दुख कातर है। इसी प्रकार जो नायिका है वह कहीं की राजकुमारी है, अनिंद्य सुंदरी है, रूप गर्विता है, बुद्धिमती राजकुमारी है। तो इसी एक ही प्रकार से नायक और नायिका का चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। सूफी काव्य की अन्य विशेषताओं की बात करें तो एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का चित्रण देखने को मिलता है। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि इन्होंने हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को ही अपनी कथा वस्तु का आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार, इसका सुंदर दिग्दर्शन हमें इन काव्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण हमें इसमें उपलब्ध हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो सूफी कवि थे जितने इन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे और प्रसंग अनुसार इन्होंने इसका प्रयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। अब हम बात करें रस की, कि प्रेमाख्यानक परंपरा के जो काव्य ग्रंथ हैं उसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना देखने को मिलती है। जब प्रेम की व्यंजना यहाँ हो रही है तो निश्चित ही है कि ये में श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलेगी, और श्रृंगार रस के भी दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों का प्रभावपूर्ण चित्रण हमें इन प्रेमाख्यानकों में देखने को मिलता है।
सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नक्शिक रूप रंग हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उसकी विद्वता, बुद्धिमत्ता और कला विशारदता का भी उल्लेख किया गया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत वस्तुतः तो रूप चित्रण की ही प्रधानता देखने को मिलती है। साथ साथ नायक नायिका के मिलन का चित्रण भी करते हुए काम क्रीड़ा का वर्णन भी इसके अंतर्गत किया गया है। तो कहीं कहीं अश्लीलता भी देखने को मिल जाती है। वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मासे की योजना की गई है। जो हिंदू धर्म में 12 मास बताए गए हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, तो उस प्रकार प्रत्येक महीने के अनुसार वियोग की भिन्न भिन्न दशाओं का चित्रण इन काव्य ग्रंथों में किया गया है। और जायसी ने अपने पद्मावत में जो नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है वह वास्तव में हिंदी साहित्य की एक अनूठी निधि है। अन्य रसों की अगर हम बात करें तो प्रसंगानुसार हमें वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रसों का चित्रण भी देखने को मिल जाता है। जैसे जायसी के पद्मावत में गोरा बादल युद्धखंड में हमें इन्हीं रसों के दिग्दर्शन होते हैं। रस के अतिरिक्त हम बात करें तो भाषा, इनकी अधिकांश की भाषा अवधी है। हालांकि कुछ जो प्रेमाख्यानक परंपरा के काव्य ग्रंथ हैं वो हमें ब्रज और राजस्थानी भाषा में भी मिलते हैं, किंतु अधिकांश की भाषा अवधी है। और शैली की जहाँ तक बात है, इन्होंने दोहा चौपाई शैली का अनुसरण किया है, जिसे कड़वक शैली के नाम से जाना जाता है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव। सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन नहीं किया है। संत कवियों में जहां हम ये बात उग्र रूप से देखने को मिलती है, वहीं सूफियों में इसका सर्वथा अभाव है। इन्होंने किसी भी धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इस प्रकार इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का सार्थक प्रयास किया है। और इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। तो खंडन मंडन की प्रवृत्ति इनमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। और हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को उठाकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी सुंदर और सार्थक प्रयास अपनी काव्य ग्रंथों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। तो विद्यार्थियों, ये तो थी सूफी साहित्य की कतिपय प्रमुख विशिष्टताएं। अब हम बात करें कि इस प्रेमाख्यानक परंपरा में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है, उनके रचयिता कौन है, किस वर्ष में उनकी रचना हुई है, या उनके नायक नायिका का क्या नाम है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते रहे हैं और विश्वविद्यालयी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें याद रखने होंगे। तो यहाँ कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम, उनके रचयिताओं के नाम, नायक नायिका और रचना वर्ष भी साथ में दिए गए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है पद्मावत, और पद्मावत प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी की हमें जो अन्य रचनाएं प्राप्त होती है उनके नाम है अखरावट और आखिरी कलाम। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में भी और हमारे विश्वविद्यालय परीक्षा में भी लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। जहाँ तक पद्मावत की बात है तो यह अवधी भाषा में रचित हिंदी का प्रमुख महाकाव्य है। इसकी जो कथा वस्तु का पूर्वार्ध है, इसके कथा वस्तु को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। क्योंकि जो पूर्वार्ध है वह तो काल्पनिक है और जो उत्तरार्ध है वह ऐतिहासिक माना जाता है। और डॉक्टर हरदेव बाहरी का तो ये मानना है कि जो प्राकृत भाषा में हमें एक ग्रंथ मिलता है रत्नशेखर कथा, और रत्नशेखर कथा जो पद्मावत की कथा से बिल्कुल मिलती जुलती है और उसी के आधार पर जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, ये मानना है डॉक्टर हरदेव बाहरी का। अब जो पद्मावत के विभिन्न पात्र हैं उस पर रूपकत्व का आरोप भी किया जाता है, और पद्मावत के अंत में एक कड़वक दिया गया है जिसमें इन पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ दिए गए हैं। हालांकि यह विवादास्पद है क्योंकि कुछ विद्वान तो इसे प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़ा हुआ मानते हैं। ये मानकर चलते हैं कि ये जायसी द्वारा लिखित या रचित नहीं है, ये बाद में किसी अन्य कवि के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। और कुछ ये मानकर चलते हैं विद्वान कि नहीं, जायसी द्वारा ही रचित है और इस कड़वक में जो प्रतीकार्थ दिए गए हैं वह बिल्कुल सही है और यह इस आधार पर यह एक
वृहत अन्योक्ति भी इसे माना जाता है। तो उस कड़वक में जो प्रतीकार्थ दिए गए हैं उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है कि चित्तौड़ शरीर का प्रतीक बनकर आया है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक, सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक, पद्मावती हृदय निवासिनी सात्विक बुद्धि का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का प्रतीक, नागमती संसार का प्रतीक, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। तो ये जो इनके प्रतीकार्थ हैं ये भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है विद्यार्थियों। तो अब हमने यहाँ बात की विद्यार्थियों प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक कवि और उनकी रचनाएं। तो हमें केवल इनका नाम ही याद नहीं रखना है बल्कि इनके वर्ण्य विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी हमें याद रखने होंगे, ताकि हम हमारी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी उनका उपयोग कर सकें और अगर प्रतियोगी परीक्षा में भी उनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हम उसका उत्तर भी देने में सक्षम हो सकें। तो इनके वर्ण्य विषय को लेकर कि किसमें इकहरी प्रेम कथा चलती है, किसमें दोहरी प्रेम कथा चलती है, किसमें नायक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अनेक तथ्य हैं जो आपको याद करने होंगे। तो जी इस परंपरा में रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे हंसावली, चंदायन, मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, तो इनके वर्ण्य विषय से संबंधित एक PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उसे आप ध्यान से पढ़िए और उनके वर्ण्य विषय से संबंधित जो भी जानकारी है उसे आप याद कर लीजिए। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।